स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी स्टडी में। मैंने भारतीय नागरिकता के बारे में डिस्कस किया था और आज हम एकल नागरिकता के बारे में बात करेंगे। एकल नागरिकता, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भारतीय नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो है संघीय व्यवस्था है, मतलब कि दो राज्य पद्धति हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और अलग अलग सरकारें हैं। फिर भी उसके बावजूद जो यहाँ की नागरिकता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब ये है कि यहाँ पर दोहरा नियंत्रण नहीं है, हमें सिर्फ भारत देश की नागरिकता लेनी है और उसके अलावा हमें ऐसा नहीं है कि जिस राज्य में रह रहे हैं, जिस स्टेट में रह रहे हैं वहाँ भी हमें नागरिकता लेनी है। ऐसे अपने यहाँ ऐसा प्रावधान नहीं है। वहीं पे अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देश जो हैं वहाँ पर अमेरिका के साथ साथ जिस स्टेट में रह रहे हैं, अमेरिका का नागरिक तो उन्हें होना ही होगा और जिस स्टेट में वह रह रहे हैं वहाँ की भी नागरिकता उनको प्राप्त करनी होगी, ठीक है। मतलब वहाँ पर दोहरा नियंत्रण रहता है और ये अपने संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान एक वजह से इसलिए भी किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य के दृष्टिकोण से भेदभाव नहीं हो, ठीक है। भेदभाव की जो समस्या है वो समाप्त हो जाए, इसलिए अपने यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। और जो ये एकल नागरिकता का प्रावधान है ये कनाडा का जो कनाडा देश जो है कि एकल नागरिकता पे ही आधारित है, ठीक है। अपने यहाँ जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो कनाडा देश के एकल नागरिकता पर ही आधारित है। अब इसके बाद 2019 में एक संशोधन हुआ नागरिकता में, वो था एक बिल आया CAB, जो कि आगे चल के CAA बना, ठीक है। CAB का फुल फॉर्म हुआ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और इसका हुआ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये 10 दिसंबर को लोकसभा में पारित हुआ और कुछ इसमें 211 जो वोट हैं वो लोकसभा में इसको मिले, इसके पक्ष में पड़े, ठीक है। और राज्यसभा में उसके बाद प्रस्तुत हुआ। राज्यसभा में 120 का बहुमत चाहिए था, जो कि इसने आसानी से प्राप्त कर लिया, क्योंकि 116 जो है वो तो NDA सरकार के ही थे और 4 उसको और पाने थे। इस तरह यह जो बिल आया ये अधिनियम बन गया CAA। अब इसमें प्रावधान क्या था कि 3 देशों की बात की गई थी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से सिख, हिंदू, और ईसाई बौद्ध धर्म वाले और पारसी सिख, हिंदू, ईसाई, बौद्ध धर्म, पारसी और जैन, ठीक है। मतलब 6 धर्मों की बात हुई, 6 धर्मों की बात हुई। तो इस अमेंडमेंट एक्ट में 2019 में यह प्रावधान किया गया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, जो कि तीनों इस्लामिक स्टेट हैं, यहाँ जैसे हमारे देश में क्या है, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, हमारी जो सरकार है उसका कोई धर्म नहीं, सभी धर्म उसके लिए एक समान है। और वहीं पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो हैं ये इस्लामिक स्टेट हैं, ठीक है। इनका जो इस्लाम जो है इनका प्रमुख धर्म माना जाता है। तो जो और अदर रिलीजन्स हैं जैसे हिंदू हो गए, जो पाकिस्तान जैसे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, ठीक है। पाकिस्तान में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, अफगानिस्तान में सिखों को प्रताड़ित किया जाता है, इसी तरह बांग्लादेश में भी हिंदू और सिखों लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। तो इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से इन 6 धर्मों से, सिख,
हिंदू मतलब हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म, पारसी और जैन, अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति इनलीगल माइग्रेंट अगर आता है ना, यहाँ पे बात हो रही अवैध प्रवासी की, जो चोरी छुप के। इनलीगल माइग्रेंट होता कौन है? इनलीगल माइग्रेंट जो है, जो जिनके पास वीज़ा नहीं होता, पासपोर्ट नहीं होता, और वो सरकार की नज़र में मतलब चोरी चुपके से आते हैं, वो देश में घुस जाते हैं, ठीक है। तो वो लोगों को अगर वह 31 दिसंबर 2014 से पहले इन देशों से, इन 3 देशों से, ये 6 धर्मों से अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय क्षेत्र में आता है तो उसे भारतीय नागरिकता 2019 में प्रदान कर दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो विवाद का विषय ये था कि जो सबसे बड़ा एक इनमें से एक बड़ा धर्म जो था, मुस्लिम को नहीं शामिल किया गया, ठीक है। अगर मुस्लिम का कोई भी कैंडिडेट आता है इनलीगल तरीके से तो उसे वहीं पे नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर इनलीगल की बात हो रही है, बाकी अगर कोई लीगल आता है तो उसे 11 साल कम से कम अगर मतलब भारत में रहना होगा और उसके बाद उसको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। वहाँ पर मुस्लिम को भी नागरिकता मिल जाएगी लीगल माइग्रेंट में। मैं इनलीगल की बात कर रहा हूँ, जो कि अभी तक बैन था, अभी तक इनलीगल माइग्रेंट को नागरिकता नहीं दी जाती थी, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये विवाद का विषय एक तो ये था कि यहाँ पर जो है राइट टू इक्वलिटी जो है, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो रहा है। अनुच्छेद 14 जो है, जिसमें समता का अधिकार है, विधि के समक्ष समता का अधिकार है, वो उसका उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। और ये जो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों को प्राप्त होता है, नागरिकों को भी और विदेशियों को भी। अनुच्छेद 14 जो है, नागरिक और विदेशी दोनों को ये अधिकार प्राप्त है कि उनके साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 14 का भी यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। और एक जो बड़ा धर्म है मुस्लिम का, उसके साथ भी भेदभाव हो रहा है। वहीं पर अगर कोई हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट अगर इनमें से कोई आता है इन 3 देशों से, तो वहीं पर उसको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, उसको 5 वर्षों में नागरिकता मिल जाएगी। वहीं पर अगर मुस्लिम कैंडिडेट कोई आता है दूसरे देशों से तो उसको कम से कम 11 वर्ष भारत में रहना होगा, उसके बाद उसको नागरिकता मिलेगी, ठीक है। अब इसका सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा विवादित था, ये सबसे ज़्यादा वो था पूर्वोत्तर राज्यों में, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि जैसा कि जो शेड्यूल 6 है, अनुसूची 6 जो है, उसमें 4 राज्यों को, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 राज्यों के बारे में जनजाति प्रशासन की व्यवस्था की गई है, ठीक है। और जो आपका हो गया इधर ILP हो गए, जो ILP का मतलब होता है इनर लाइन परमिट के बारे में मैं बात करता हूँ। पहले ये जान लें ये राज्य कौन कौन से हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये ILP जो हो गए इनर लाइन परमिट का मतलब ये है कि अगर इन 4 राज्यों में कोई भी नागरिक मतलब कोई भी जो घूमने जाता है तो उसे पहले सरकार से परमिशन लेना होगा, उसे बताना होगा कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और कब तक लौट के आएंगे। मतलब कुल मिला के आप बिना सरकार की परमिशन के इन 4 जगहों में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और इधर हो गया असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनको अनुसूची 6 में रखा गया था। तो सरकार ने ये आश्वासन किया, मतलब लोगों को ये बताया कि जितने भी ये क्षेत्र हैं, जैसे ILP वाले हो गए और शेड्यूल 6 वाले जो क्षेत्र हो गए, यहाँ पर कोई भी इनलीगल माइग्रेंट को नागरिकता नहीं दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि इनकी खुद की अपनी संस्कृति होती है और ये खुद की इनकी पॉपुलेशन होती है। ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पर कोई अदर रिलीजन्स का नहीं आए, उनका कोई विशेष किसी धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए सभी धर्म एक समान है, बट कोई भी नहीं आए जिससे इनकी जो संस्कृति है वो नष्ट ना हो, ठीक है। और इसीलिए ये लोग काफ़ी विरोध कर रहे थे।
लेकिन सरकार ने बताया कि जो ILP में आते हैं और शेड्यूल 6 में आते हैं वहाँ पे इनलीगल माइग्रेंट को नागरिकता नहीं दी जाएगी। लेकिन इनका सवाल ये था कि आखिर जब बांग्लादेश से कोई आता है तो बांग्लादेश से वो या तो असम आएगा, असम में आएगा, या तो मेघालय में आएगा, है ना, वो तमिलनाडु तो जाएगा नहीं। तो इसलिए उन लोग का ये विरोध था कि आप ऐसा करेंगे उसके बावजूद भी लोग आएंगे। अगर ऐसा बना दिया है प्रावधान तो लोग घुसेंगे और उनको नागरिकता आप किसी न किसी तरीके से दे देंगे बाद में, क्योंकि असम का बहुत सारा क्षेत्र जो है वो शेड्यूल 6 में नहीं आता है। असम के 3 क्षेत्र ही शेड्यूल 6 में आते हैं, जैसे करवी हो गया और नॉर्थ कचार हो गया और बोडोलैंड, 3 क्षेत्र ही इसके जो हैं शेड्यूल 6 में आते हैं। बाकी बहुत सारा क्षेत्र जो है वो नॉर्मल है। तो जो नॉर्मल है वहाँ पर लोग जा सकते हैं, और वहाँ पर लोग जाएंगे तो निश्चित तौर पे वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी, इसलिए वहाँ पे काफ़ी इसका विरोध हुआ। और ये ILP में जो है यहाँ पे भी यही विरोध था। ये मणिपुर को पहले ILP में नहीं रखा गया था, तो मणिपुर ने भी काफ़ी विरोध किया। फिर उसके बाद मणिपुर जब ILP में शामिल हो गया तो उसके बाद यहाँ पर विरोध अब कुछ हद तक समाप्त हो गया है। ठीक है, तो ये जो CAA था इसका एक व्यापक तरीके से विरोध हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो धर्म, जैसे हमारा जो भारत देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष है, तो वहाँ पर अब क्या है, इस संशोधन के माध्यम से कुछ धर्मों को इंगित किया गया और विशेष धर्म की बात की गई, 6 विशेष धर्मों की बात की गई, और सिर्फ 3 देश से ही बात की गई कि मतलब सिर्फ 3 देश के ही जो 3 देश के ही ये 6 रिलीजन्स के नागरिकों को ही नागरिकता दी जाएगी। जबकि भारत के पड़ोसी देश तो और भी हैं, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, वहाँ भी लोगों के साथ जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके साथ भेदभाव होता है ना, उनके साथ उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो आखिर उनको नागरिकता, उनके लिए ऐसा प्रावधान क्यों नहीं किया गया? तो ये एक विवाद का विषय था। दूसरा था ये कि मुस्लिम को थोड़ा सा वहाँ पर उनके लिए अलग व्यवस्था की गई, और जो ये 6 धर्म है उनके लिए अलग व्यवस्था की गई। इन 6 धर्मों में मुस्लिम को नहीं शामिल किया गया, तो थोड़ा सा वहाँ पर जो है राइट टू इक्वलिटी जो था उसका भी उल्लंघन हुआ, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हुआ। तो ये कुछ विवाद का विषय था, और इसके बारे में मैं जितना जानता था आप सबको बताया। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो CA के प्रावधान थे उनके बारे में मैंने डिस्कस किया, और आप लोग भी इसके बारे में बतलाइए कि आखिर आप लोग का क्या इसमें मतलब जो CA में है क्या दृष्टिकोण है, क्या आप लोग का क्या कहना है इसके बारे में, तो आप लोग कमेंट में बतलाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।